वेलकम अगेन टू एक्सट्रीम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल का। इससे पहले हमने बेसिक जानकारी ये ली थी, हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किया था। क्वांटम नंबर के बाद कुछ और बातें पढ़ी थी जिसमें हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर जो है नोडल प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप वो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हो। और आज हम लोग बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनानी पड़ी, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो हुआ क्या, दरअसल टाइम टू टाइम न्यू एलिमेंट्स जो है, नए नए एलिमेंट्स जो वो क्या हो रहे थे, डिस्कवर होते जा रहे थे। न्यू एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होते जा रहे थे। अब एलिमेंट जब डिस्कवर हो रहे थे तो डिस्कवर होने के बाद ये पता चला कि भाई कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही है, कौन से की नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरीके से, और मैं आपको इनको इस तरीके से अरेंज करके दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बताइए बी कहाँ है, तो आप एक बार इसके अंदर पूरे के अंदर नज़र मारोगे, फिर आप मुझसे बोलोगे कि बी यहाँ प्रेजेंट है। मैं आपसे पूछूं सी कहाँ है, तो आप नज़र मारोगे कि बी यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से अरेंज कर दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो थर्ड लेटर है वो कौन सा है, तो आप इजीली से बता दोगे कौन सा लेटर होगा, सी। या मैं पूछ लूँ आपसे कि जो एफ लेटर होता है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आप इजीली से बोल दोगे ये 6th नंबर पे आता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब अल्फ़ाबेट्स को हम इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ये जो तरीका है ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से इतने सारे एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो चुके थे तो उनको जब इस तरीके से रखा गया तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है या कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। वी कैन नॉट डिटेक्ट आउट दैट, वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट आउट दिस। लेकिन सेम इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ाबेट्स को ऐसे अरेंज कर देता हूँ तो इस केस में मैं इनको ईजिली से समझ पाता हूँ, ईजिली से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। इसी वजह से हमें पीरियोडिक टेबल की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे और होते जा रहे थे, तो उनको एक अरेंजमेंट देना था जिससे किसी एक ग्रुप के अंदर या किसी एक पीरियड के अंदर, या मैं बोल दूँ किसी एक जगह पे हम बोल दें कि इस जगह पे सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है या इनसे डिफरेंट है या इनसे जो है सेम है। तो ये सारी बातें जो है पीरियोडिक टेबल अगर डिस्कवर ना की जाए, पीरियोडिक टेबल ना पढ़ाई जाए, तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी क्योंकि हमें एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट देना था, एटम्स को एक अरेंजमेंट देना था और उसको समझना था। तो देखो, अब जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बात आई कि भी पीरियोडिक टेबल अरेंज करनी है, तो उसके लिए कई सारी जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम लोग। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, ये देखो। पीरियोडिक टेबल के बाद पीरियोडिक टेबल के ऊपर किस किस साइंटिस्ट ने काम किया, इसमें सबसे फर्स्ट आते हैं डॉबरेनर ट्रेड्स। इन्होंने क्या किया भाई, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको थोड़ा सा हम लोग जल्दी निकलेंगे यहाँ से। देखो, डॉबरेनर ट्रेड ने क्या किया, ये 1829 के अंदर, ये जर्मन साइंटिस्ट थे भाई। ये कौन से साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, शोड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया और क्या किया कि 3 एलिमेंट्स के अंदर जो सिमिलरिटी दिखाई थी किसकी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। डॉबरेनर ट्राइड भी कहा जाने लगा इसको। जो ये रूल था इसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलने लगे, डॉबरेनर ट्राइड्स कहने लगे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप लिया था और जो मिडल एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक वेट होता था वो मीन होता था किसका, एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 3 एलिमेंट ए बी एंड सी, मान लो ए का जो वेट है वो मैं कह दूँ आपसे कि 10 है, अब सी का जो वेट है वो मैं आपसे कह दूँ कि 20 है। तो ये जो वेट निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। और 15 कब आएगा, जो इनका क्या होगा बताओ मुझे, मीन होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखो भाई, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो एटॉमिक वेट लिथियम का होता है 7 के बाद पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का होता है 39 और सोडियम का होता है 23। और जब आप ये 23 निकाल के लेके आते हो तो 23 कैसे निकल के आ रहा है कि जब मैं इस वाले वेट का
और इस वाले वेट का क्या निकाल रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2 करके, तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। और दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट, मिडल एलिमेंट, दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट, मिडल एलिमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। वी नो दैट कैल्शियम हैज एटॉमिक वेट 40, बेरियम हैज एटॉमिक वेट 137, एंड व्हेन यू गो टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 88.5, दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ व्हाट, स्ट्रोंटियम। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, क्लोरीन हैज एटॉमिक वेट 35.5, आयोडीन हैज एटॉमिक वेट 127, और जब आप मीन निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 81.25, जो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 80 है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ था, डॉबरेनर-ट्रेड जो था, ये डिस्कार्ड कर दिया गया। मैं बोल दूँ इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी लिमिटेशन, कि डे बाय डे, उस टाइम पे डे बाय डे मैनी मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, काफ़ी सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, और ये रूल केवल जो है बहुत कम एलिमेंट पे लग पा रहा था। उसके बाद ये रूल जो जैसे जैसे नए एलिमेंट्स आए तो इस रूल ने इम्प्लीमेंट होना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहीं पे ये लॉ खत्म हो गया अभी। तो डॉबरेनर-ट्रेड क्या था, कि एटॉमिक वेट जो होगा मिडल एलिमेंट का, वो मीन होगा एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट एफर्ट, जिसको हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है भाई, ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड ऑब्जर्व्ड दैट, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, अगर मैं पहले एलिमेंट से और 8th एलिमेंट तक जाऊं तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करेगी, सिमिलर रहेगी। एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, मतलब 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। तो इन्होंने किस तरीके से, कुछ म्यूजिकल नोट्स के बेस पे इन्होंने कंसीडर किया, और म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं भाई, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो इनके अकॉर्डिंग आप देखो इस सा की प्रॉपर्टी और इस सा की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सिमिलरली जब आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर से क्या आ जाएगा, सोडियम। नोबल गैस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थी, तो हम फ्लोरीन के बाद सोडियम पे जाएंगे। तो आज की डेट में हम जानते हैं भाई सोडियम भी एक एल्कली मेटल है और लिथियम भी एक एल्कली मेटल है, और आज की डेट में पीरियोडिक टेबल के अंदर ये दोनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है, मैच करती है। फिर इसके बाद सोडियम से जब आप पोटेशियम तक जाओगे तो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो ये लॉ था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, कि द इनर्ट गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, उस टाइम तक इनर्ट गैसेज डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तो ये लॉ जो चल रहा था। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेज आई, मतलब नोबल गैसेज आई, तो ये लॉ के अंदर फेलियर स्टार्ट होने लगा। बियॉन्ड कैल्शियम, कैल्शियम के बाद रिपीटेशन वॉज नॉट ऑब्जर्व, कैल्शियम के बाद भी ये लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोथर मेयर कर्व। इसने कुछ ना कुछ जो हिंट दे दिया था पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर करने में, जिसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर एक नई जान डलने लगी थी। अब ये क्या है, लोथर मेयर कर्व क्या है? देखो, लोथर मेयर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। किस किस के बीच में भाई? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास को लेके इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ क्या कहता है, देखो। अब एटॉमिक वॉल्यूम उस टाइम पे किस तरीके से निकालते थे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये पूछ सकता है आपसे कि लोथर मेयर के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक वॉल्यूम निकाला जाता था वो कैसे निकाला जाता था? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या बोलो? डेंसिटी। अब देखो लोथर मेयर के अकॉर्डिंग क्या था कर्व, ये जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है ये लोथर मेयर का कर्व है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसके अंदर ये सारे के सारे पीक्स हैं, ये एक पीक है, यहाँ एक पीक है, ये एक पीक है, ये एक पीक है, ये भी एक पीक है, ये अपर पीक्स हैं सारे। और इन अपर पीक्स पे आप ध्यान से देखो, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबेडियम और ये सीजियम, दीज ऑल आर व्हाट? एल्कली मेटल। ये सारे के सारे कौन से मेटल है जिनको हम किस नाम से जानते हैं आज की डेट में? एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इधर तो लिया गया भाई एटॉमिक वॉल्यूम और इधर लिया गया एटॉमिक मास।
तो एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होगा इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, सबसे ज़्यादा होगा एल्कली मेटल्स का एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, और एटॉमिक मास भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो ये था, इस पीक से इस डिसेंडिंग ऑर्डर में आओ भाई। ये जो मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, फिर यहाँ एक डिसेंडिंग ऑर्डर है ये रहा, और ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। और इस डिसेंडिंग ऑर्डर के मिडल पार्ट को देखो भाई, इस डिसेंडिंग ऑर्डर के मिडल पार्ट को आप देखो, मिडल पार्ट पे सारे के सारे कौन से एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनको मैं कहता हूँ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद अब जो ये लोअर पीक था, ये जो लोअर पीक था, इस लोअर पीक पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ कार्बन है, यहाँ एल्यूमिनियम है, तो लोअर पीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप ये था डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से यहाँ जब ऊपर से नीचे आ रहे थे डिसेंडिंग था। अब ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग। ये ऑर्डर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये देखिए जो पर्पल कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब पीक्स ऊपर जा रहे हैं। अब इन असेंडिंग ऑर्डर के जो मिडल पार्ट है, ये देखो भाई, ये मिडल पार्ट जो है, इसका जो ये मिडल पार्ट है यहाँ पे जो मिडल पार्ट है और ये जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मिडल पार्ट पे जो प्रेजेंट थे वो क्या थे, हेलोजन्स प्रेजेंट थे। वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, बोलो, हेलोजन्स। और जो लोअर पीक होता था, ये जो लोअर पीक आप देख रहे हो, जनरली जो लोअर पीक आपको नज़र आ रहा है, ये लोअर पीक जो था यहाँ पे जनरली डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते थे। लोअर पीक पे क्या होते थे, लोअर पीक पे उसने अरेंज किए डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये लोथर मेयर कर्व था। तो देखो फ्रॉम दी अबव प्लॉट, ऊपर के प्लॉट से जब हम इस बात को समझते हैं तो ये क्या कह रहा है, देखो एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम आर एट द पीक्स ऑफ द कर्व। जो हायर पीक है उसके ऊपर जो है कौन प्रेजेंट है, एल्कली मेटल्स प्रेजेंट है। इसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एट डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। डिसेंडिंग पार्ट के भी कहाँ, मिडल में, डिसेंडिंग पार्ट में भी कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर एट द असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग का कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट। असेंडिंग में जाते वक्त कौन सा पार्ट हो जाएगा भाई, मिडल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइंग ऑन द ब्रॉड मिनिमाज ऑफ द कर्व। ये देखो भाई, ये ब्रॉड मिनिमाज थे, ये जो नीचे आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या थे, ब्रॉड मिनिमाज थे। इन पे जनरली कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली हम किन को कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। इसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम जो था वो इनिशियली तो डिक्रीज होता था एंड देन इंक्रीज विद ब्रॉड मिनिमाज। देखो भाई एटॉमिक वॉल्यूम इनिशियली तो क्या होता था, डिक्रीज, ये देखो डिक्रीज, और फिर जैसे ही ब्रॉड मिनिमाज आते थे फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाता था, इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज इन ए ग्रुप। ये हम जानते हैं एटॉमिक वॉल्यूम किसी भी ग्रुप के अंदर, टॉप से बॉटम में जब हम आएंगे तो किसी भी ग्रुप में एटॉमिक वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब देखो मैनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो चेंज इन द पीरियोडिक मैनर। जब उन्होंने ये कर्व डिज़ाइन किया था तो उन्होंने ये बात भी ऑब्जर्व करी कि जब ये डिज़ाइन कर रहे थे तो इन एलिमेंट्स के अंदर एक परफेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी वो भी क्या आ रही थी, बताओ मुझे, सेम आ रही थी या मैं बोलूँ चेंज हो रही थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो चेंज इन ए पीरियोडिक मैनर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो अब यहाँ से क्या निकाला भाई, यहाँ से लोथर मेयर ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा सो अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उनका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक परफेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आएगा, सिमिलरिटीज़ आ जाएंगी। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव ने यहीं से इसकी बात को पकड़ लिया और बोल दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर ये बात सही है। मेंडलीव ने ये कहा था कि भाई जो
फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी किसका, एटॉमिक वेट्स का। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोथर मेयर के अकॉर्डिंग या फिर मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट पे। नाउ कम टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थी, इसको डिस्कस करेंगे अब हम लोग। तो देखो ये रशियन साइंटिस्ट थे भाई, मेंडलीव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, डिमिट्री मेंडलीव इनका पूरा नाम था, और ये 1871 की बात है। 1871 के अंदर उन्होंने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन्होंने लोथर मेयर के कॉन्सेप्ट को उठाया और एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एंड ऑब्जर्व्ड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये मैं बता चुका हूँ कि भाई एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि सो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज स्टेटेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है भाई, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब उन्होंने क्या क्या किया, ये देखो मेंडलीव ने कितने एलिमेंट्स के ऊपर अपना ये लॉ दिया था, 63 एलिमेंट्स के ऊपर, और इनर्ट गैस उस टाइम पे नहीं थी। बाद में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को जो है रीडिज़ाइन किया गया था, रेक्टिफाई किया गया था, उसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी जाती है जीरो ग्रुप बना के। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज ली थी जिनको बोलते थे पीरियड्स, और 8 वर्टिकल कॉलम लिए थे जिनको बोलते थे सम वैकेंट साइट्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने कुछ जो है एक्सपेक्टेड पीरियोडिक एलिमेंट्स को लेके जगह छोड़ी थी, वैकेंट स्पेस छोड़ा था, और इन्हें एहसास था कि भाई कुछ आने वाले टाइम में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और उस ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए पड़े हैं या जो भी प्लेस हैं उनके साथ उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच कर सकती है। तो देखिए ये एक जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रही होगी। इसमें देखो ये कितने ग्रुप हैं उस टाइम पे, ये तो बाद में ली गई थी भाई, जीरो ग्रुप जो बाद में लिया गया था, उससे पहले ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये तो थे इसके अंदर ग्रुप, इनको तो बोलते थे ग्रुप। इसके अलावा जो ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये कौन सा पीरियड था भाई, 7th पीरियड था। ठीक है, ये रेक्टिफाई की गई थी उसके बाद की ये पीरियोडिक टेबल है। नीचे यहाँ लेंथेनॉइड सीरीज़ है और यहाँ पे क्या है भाई, एक्टिनॉइड सीरीज़ है। तो आप देखो उन्होंने उसके बाद क्या किया, जो फर्स्ट ग्रुप था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी में, सेकंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी में, थर्ड को भी 2 पार्ट में, ए और बी में, फोर्थ को भी ए और बी में, फिफ्थ को भी ए और बी में, सिक्स्थ को ए और बी में, 7th को ए और बी में, और थर्ड के अंदर उसने कोई ग्रुप डिवाइड नहीं किए। मतलब 8th ग्रुप जो था उसके अंदर उसने 3 एलिमेंट्स प्लेस किए थे। तो बाद में ये इसके एक्सप्लेनेशन की वजह से इसकी लिमिटेशन भी बन जाएगी। तो अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखो ध्यान से भाई। तो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, उसके बाद ये रुबेडियम, ये सीजियम और ये फ्रेंशियम। तो देखो ये सारे एल्कली मेटल हैं। इसके बाद यहाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। तो ये देखो कुछ जगह उसने खाली छोड़ी हुई थी भाई। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि फॉर एग्जांपल ये गैलियम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गैलियम हो गया। ठीक है, गैलियम के अलावा और मैं आपसे कहूँ गैलियम, देखो जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आ रहा है, अब गैलियम आ रहा है। तो लेकिन उस टाइम पे जगह क्या थी बताओ मुझे, खाली थी, एम्प्टी थी। ये बाद में प्लेस कराए गए हैं एलिमेंट यहाँ पे। तो उसने कुछ जगह जो है, कुछ साइट जो है वैकेंट जो है छोड़ी थी, जिन जगह पे बाद में जो डिस्कवर्ड न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच कर रही थी, जैसे गैलियम डिस्कवर्ड हुआ था तो इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच कर गई, तो इसको यहाँ प्लेस करा दिया गया। जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेगी, इसको यहाँ प्लेस करा दिया गया। तो इस तरीके के काफ़ी एलिमेंट उसके लिए उसने जो है वैकेंट साइड को छोड़ दिया था। तो अब देखो इसके अंदर जब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ खास बातें क्या थी भाई। ये देखो फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर क्या था कि फर्स्ट पीरियड उसके अंदर 2 ही एलिमेंट होते थे, ओनली 2 एलिमेंट्स। उसमें कितने एलिमेंट्स प्लेस कराए हुए थे, 2 एलिमेंट्स प्लेस कराए गए थे, और इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं।
वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसके अलावा सेकंड केस में क्या है कि सेकंड पीरियड के अंदर जो सेकंड पीरियड था उसमें कितने एलिमेंट्स थे भाई, 8 एलिमेंट्स थे। और इसको हम कहते हैं, इसको बेशक से जो शॉर्ट पीरियड भी हम लोग कह सकते हैं, ना भी बोले तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे। आप देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, 8 मिलेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये नियोन हो गया, टोटल कितने हो गए, 8। इसके बाद थर्ड केस के अंदर जो थर्ड पीरियड था, थर्ड पीरियड के अंदर भी कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट थे। फोर्थ पॉइंट, इसके बाद जो फोर्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए थे, 18। इसके बाद जो फिफ्थ के अंदर कितने हो गए थे भाई, जो फिफ्थ पीरियड होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ऐसे ही सिक्स्थ के अंदर, लेकिन फिफ्थ के बाद जब मैं सिक्स्थ की बात करता हूँ तो सिक्स्थ के अंदर कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। सिक्स के अंदर कितने हो जाते हैं, 32 एलिमेंट हो जाते हैं। तो ये बातें जो है किसने कही थी, ये देखो सीजियम, बेरियम और ये देखो 57 से 71 ये हो गए। और आगे जब यार टोटल काउंट करोगे आप तो ये कितने मिलेंगे आपको, सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। और यही एलिमेंट जो होंगे या यही जो पीरियड होगा इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसको बोला गया वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है भाई। तो ये और सेवन्थ पीरियड जो था वो इनकम्प्लीट था। तो ये थी बातें किसके लिए, ये पीरियड्स के बारे में बातें थी कि पीरियड नंबर में फर्स्ट में कितने होंगे 2, सेकंड में कितने होंगे 8, थर्ड में कितने होंगे 8, फोर्थ में कितने होंगे 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में कितने होंगे 32। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप की बात करूं, अगर ग्रुप्स को लेके हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात को समझे, ग्रुप में क्या क्या था भाई, ग्रुप में देखो क्या था, एक 1B ग्रुप था, फर्स्ट बी 1B। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कहते थे हम एल्कली मेटल। उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। हालांकि मेनली पीरियोडिक टेबल से कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ये देखो इसके बाद सेकंड बी जो था, सेकंड बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे, सेकंड बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उनको कहते थे भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम। ऐसे ही इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एल्कली मेटल होते हैं। थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, जो फिफ्थ बी ग्रुप था उसके अंदर जो है निकोजन्स होते थे भाई, उसके अंदर होते थे निकोजन्स किसको कहते हैं, निकोजन्स कौन सी फैमिली होती है आप मुझे बताइए। निकोजन्स हम कहते हैं फिफ्थ बी के अंदर किसको कहते हैं भाई, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको हम निकोजन्स कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट में हम कहेंगे कि जो सिक्स्थ बी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको चेल्कोजन्स कहते थे, चेल्कोजन्स। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें मैं बोलूँगा जो सेवन्थ बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हम हेलोजेंस कहते हैं। तो ये बातें आपको मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर पता होनी चाहिए कि ग्रुप के अंदर फर्स्ट बी के अंदर कौन से एलिमेंट थे, एल्कली मेटल। आपसे पूछ लेगा कि मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर एल्कली मेटल कौन से ग्रुप में होते थे, तो फर्स्ट बी। इसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल किस में होते थे, सेकंड बी। इसके बाद निकोजन्स किस में होते हैं, फिफ्थ बी। चेल्कोजन्स किस में होते हैं, सिक्स्थ बी। हेलोजेंस किस में होते हैं, सेवन्थ बी के अंदर। और जो ग्रुप जीरो था, सिक्स्थ पॉइंट में अगर मैं लिखूं, जो जीरो ग्रुप था या ग्रुप नंबर जो जीरो था, ग्रुप जीरो जो होता था उसमें कौन सी गैसेज होती थी, इनर्ट गैसेज होती थी। इनर्ट गैसेज का मतलब क्या हो गया, नोबल गैसेज। इसका मतलब हो गया नोबल गैसेज। ये नोबल गैसेज के बारे में बात है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं अभी हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मेनली की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना नॉर्मल जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज की डेट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मोस्ले का वर्क था उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट जो है, चारों के चारों जो जेनेसिस हैं वो क्लियर हुई होंगी भाई। फर्स्ट था देखो डॉबरेनर ट्रेड, ये डॉबरेनर ट्रेड था। डॉबरेनर ट्रेड के बाद आपका आ जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सेकंड
इसके बाद आ जाता है लोथर मेयर कर्व, यहाँ से धीरे धीरे जो है पीरियोडिक टेबल का कुछ इशारा मिलने लगा था। इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ जाती है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेन इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, ठीक है, और कौन से ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं, एल्केलाइन कहते हैं, निकोजेंस कहते हैं, चेल्कोजेंस कहते हैं और हेलोजेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर तो आपको उस बात का चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।